नमस्कार। मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। शोध की इस परंपरा में और व्याख्यान की इस परंपरा में आज मैं काव्य शास्त्रीय शोध किस प्रकार से किया जाता है, उनके कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं, इस विषय पर हमें विचार करना है कि जब शोधार्थी का शोध काव्य शास्त्रीय आधार को लेकर के किया जा रहा हो तो उसे किन किन पक्षों के बारे में सोचना हो, उसके बिंदु क्या होंगे, किन किन ग्रंथों का उसे अध्ययन करना हो और उसे अपनी भूमिका, पृष्ठभूमि, प्रस्तावना, विषय प्रवेश किस प्रकार से तैयार करना और उसके शोध का प्रपोजल या शोध परियोजना किस प्रकार से हम तैयार करेंगे। क्योंकि जब विद्यार्थी पीएचडी करता है, पीएचडी करने का उसके मन में भाव आता है तो उसको एक जिज्ञासा होती है कि हम शोध कार्य किस प्रकार से करेंगे। तो उन्हीं सब जिज्ञासाओं की शांति के लिए मैं डॉक्टर आशीष जैन आप लोगों के बीच में उपस्थित हूँ और आप लोगों को मैं शोध परियोजना कार्य किस प्रकार से तैयार किया जाता है और उसका प्रपोजल, उसका आवरण पृष्ठ, आंतरिक पृष्ठ आदि जो बिंदु हैं, उन सभी बिंदुओं को हम आज केंद्र में रख करके आपको समझाने वाले हैं। अतः आप इस कक्षा के अंत तक बने रहें और इस वीडियो के अंत तक बने रहें। और अगर आपको वीडियो की जानकारी अच्छी लगे तो आप इस वीडियो को शेयर करें तथा आपको बार बार अगर देखना हो तो वीडियो की लिंक मैं आपको शेयर करूंगा, तो उस लिंक पर जाकर के आप पुनः इसको सुन सकते हैं, जान सकते हैं। तो आइए अब हम चलते हैं। क्योंकि मैं एक विषय को केंद्र में करके चल रहा हूँ और यहाँ हमने शोध का विषय जो रखा है समझाने की दृष्टि से और भी कई प्रकार की इसमें शोध का विषय हो सकता है, उसकी परियोजनाएं किस प्रकार से तैयार होंगी। जैसे कि मैंने यहाँ विषय रखा है, आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा कि मुनि प्रणम्य सागर के स्तोत्र साहित्य का काव्य शास्त्रीय अध्ययन। अब ये मुनि प्रणम्य सागर जी का स्तोत्र साहित्य हो सकता है, आचार्य ज्ञान सागर के महाकाव्य भी इसमें विषय हो सकते हैं, बना सकते हैं। महाकवि कालिदास अथवा हम देखें भवभूति, बाणभट्ट या आचार्य मानतुंग का स्तोत्र साहित्य, आचार्य समंत भद्र स्वामी जी के स्तोत्र साहित्य का कुल मिलाकर के काव्य विधा का आप काव्य शास्त्रीय अध्ययन इसमें हम टॉपिक बना सकते हैं। इससे इसके कई विविध पक्ष हो सकते हैं, विविध आयाम हो सकते हैं। ये आपके रिसर्च गाइड, शोध निर्देशक के पास जब आप बैठेंगे, आप उनसे परिचर्चा करेंगे, उनसे मंथन करेंगे, गवेषणा करेंगे, अन्वेषण करेंगे, तब आपका विषय तय होगा। लेकिन मैं आपको एक रोड मैप देने जा रहा हूँ और इस रोड मैप के आधार पर काव्य शास्त्रीय अध्ययन प्रस्तुत कर सकते हैं। तो आइए आज हमारा जो विषय है, इस विषय को केंद्र भाव में रख करके हम चलते हैं। जो आवरण पृष्ठ है वो आपके सामने है, इसमें आपको शोध का विषय मुख्य पृष्ठ पर लिखना है कि मुनि प्रणम्य सागर जी के स्तोत्र साहित्य का काव्य शास्त्रीय है। और आपका और भी दूसरा विषय हो सकता है जो काव्य शास्त्र पर आधारित है।
तो उसके लिए हमें यहाँ लिखना पड़ेगा। अब आप देखें, आपके विश्वविद्यालय का मोनो यहाँ हो, कला एवं वाल्मीकि संकाय जो आपका संकाय है, फिर विभाग, संस्कृत विभाग, जैन या प्राकृत अध्ययन विभाग, ये जो MA, MPhil और PhD में जो प्रपोजल सबमिट होते हैं उसके आधार पर मैं बता रहा हूँ। और आपके विश्वविद्यालय का जैसा प्रोफार्मा हो, उस प्रोफार्मा में आप इन बिंदुओं को रख सकते हैं। लगभग बिंदु एक जैसे ही होंगे, कुछ परिवर्तन हो सकता है आकार का अथवा उनके स्थान का, कुछ परिवर्तन आपके विश्वविद्यालय की गाइडलाइन में दिया जाता है, तो आप उसके अकॉर्डिंग आप चलिएगा। यहाँ हम एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह मध्य प्रदेश की स्नातकोत्तर उपाधि PhD हेतु इसे हम प्रस्तुत कर रहे हैं। या अगर आप स्नातकोत्तर की उपाधि ले रहे हैं अथवा MPhil की उपाधि या PhD की उपाधि आप ले रहे हैं, तो उसमें इस तरीके से आपको लिखना पड़ेगा। ठीक है। दूसरी बात, उसी मुख्य पृष्ठ पर हमें शोध निर्देशक का नाम लिखना है। और डॉक्टर आशीष कुमार जैन, क्योंकि मैं आपको समझा रहा हूँ तो मैंने अपना ही नाम लिखा है, यहाँ आपके शोध निर्देशक का नाम रहेगा, उनके पद का नाम, विभाग का नाम और विश्वविद्यालय का नाम। प्रस्तुतकर्ता या शोधकर्ता, ये दो शब्द यहाँ प्रयुक्त हो सकते हैं। तो यहाँ मैंने अरुण जैन का नाम लिखा हुआ है और संस्कृत विभाग उनका लिखा है एकलव्य विश्वविद्यालय भारत में लिखा है। अब हम देखें कि शोध परियोजना कार्य के मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। उन मुख्य बिंदुओं पर भी हमें विचार करना होगा, क्योंकि एक शोधार्थी को चाहिए कि उसका शोध बड़ा ही सरल तरीके से संपन्न हो जाए, उसकी शोध यात्रा में कोई समस्या उत्पन्न ना हो और शोध यात्रा बड़ी ही सुखद हो, सफल हो। यात्राएं सुखद तो हो जाती हैं पर सफल नहीं हो पाती, क्योंकि यात्रा में जो कष्ट होता है और उस कष्ट के फलस्वरूप जो उसको फल की प्राप्ति होती है वो सफलता प्रदायक होती है। शोधार्थी निरंतर सतत अध्ययन में संलग्न रहे तो उसका शोध बहुत ही अच्छा होगा, समय पर होगा, गुणवत्तापूर्ण होगा और समर्पण भाव से, जो गुरु और शिष्य परंपरा का समर्पण है, उस समर्पण को देख करके, समर्पण को करके, समर्पित हो करके जब एक शोधार्थी शोध कार्य करता है तो उसके लिए शोध की यात्रा पूर्ण करने में कोई समस्या नहीं होती है। अतः ध्यान दिया जाए कि उसके लिए हमें क्या चाहिए, शोध परियोजना के मुख्य बिंदु पर विचार। आप सर्वप्रथम कर लें कि शोध परियोजना के मुख्य बिंदु कौन कौन से होंगे। तो घोषणा पत्र, ये एक फॉर्मेलिटीज है कि वो नियम में है तो आपको अपनी घोषणा करनी होगी कि ये मेरा जो लेखन कार्य है ये मेरा मौलिक कार्य है, मैंने कहीं से नकल नहीं की है। ये जो UGC ने, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग ने जो एक गाइडलाइन तैयार की है उसके तहत ये घोषणा पत्र होना चाहिए। प्रमाण पत्र निर्देशक का और अन्य प्रमाण पत्र भी हो सकते हैं, जैसे कि वर्तमान में साहित्यिक चोरी का सर्टिफिकेट लगाना होता है। और साहित्यिक चोरी की जहाँ तक बात है तो उसकी गाइडलाइन UGC की वेबसाइट से आप देख सकते हैं कितने % साहित्यिक चोरी, क्योंकि सॉफ्टवेयर बन चुके हैं। और जैसे कि शोध गंगा इनफिलिप.net की वेबसाइट पर लाखों की संख्या में 3-4 लाख थीसिस
ऑल सब्जेक्ट्स की मिलाकर के उस पर अपलोड हो चुके हैं और उस सॉफ्टवेयर से मैच करता है ये जो भी सॉफ्टवेयर हम यूज करते हैं, उपयोग करते हैं विश्वविद्यालय में। तो हमें उस सॉफ्टवेयर से प्लेगरिज्म रिपोर्ट निकालना होती है और वो प्लेगरिज्म रिपोर्ट का जो सर्टिफिकेट है वो आवश्यक है। 2 शोध पत्र आपके राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय या यूं कहें नेशनल एंड इंटरनेशनल आपके होना चाहिए और 2 आपके सम्मेलन, संगोष्ठी होना चाहिए। कॉन्फ्रेंस में आपको जाना चाहिए शोधार्थी का प्रथम कर्तव्य। और केवल ऐसा ही नहीं, शोधार्थी को उन संगोष्ठियों में जाकर के अपने विषय से 2 शोध पत्र प्रकाशित करने होंगे, तो उनसे संबंधित सर्टिफिकेट का प्रमाण पत्र, जो सर्टिफिकेट है उन सर्टिफिकेट्स को यहाँ पर उल्लेखित किया जाता है। तो प्रमाण पत्र वाले सेक्शन में ये सारी चीजें चली जाती हैं। इसके अतिरिक्त भी विश्वविद्यालय की गाइडलाइन और यूजीसी की गाइडलाइन के तहत जो जो आवश्यक सर्टिफिकेट्स हैं, आवश्यक प्रमाण पत्र हैं, प्रपत्र हैं, उन सबको इसी सेक्शन में रखा जाता है। फिर बात आती है प्रस्तावना की उद्देश्य तथा महत्व की। तो प्रस्तावना में और उद्देश्य तथा महत्व में हम बात करें तो प्रस्तावना में क्या करना है, इसे हम प्रस्तावना कहते हैं, उसे प्रवेश कहते हैं और भूमिका शब्द भी हम प्रयोग करते हैं। तो ये सारी चीजें उसमें होना चाहिए। और इसमें प्रस्तावना में जैसे कि हमने विषय दिया मुनि प्रणव सागर जी के स्तोत्र साहित्य का काव्य शास्त्रीय अध्ययन, ये हमने विषय दिया। तो इस विषय में काव्य शास्त्र से संबंधित कुछ मैटर इसमें हो, मुनि प्रणव सागर जी से संबंधित कुछ मैटर आपका प्रस्तावना में आना चाहिए और उनके स्तोत्र साहित्य और स्तोत्र साहित्य की परंपरा से संबंधित, अब संस्कृत स्तोत्र साहित्य, प्राकृत स्तोत्र साहित्य, हिंदी की स्तुतियां हैं, तो ये सब उसके अंतर्गत उसका मूल संक्षेप में प्रस्तावना का अर्थ यही होता है जब हम किसी बात को प्रारंभ करते हैं तो उसकी प्रारंभिक बातें, प्रारंभिक तथ्य, वो भी शोधात्मक तथ्य, केवल ऐसे तथ्यों का प्रयोग नहीं करना चाहिए जो तथ्य उपलब्ध ही ना हो। तो हमें उन तथ्यों का उल्लेख करना है या उन्हें उल्लेखित करना है जो तथ्य वास्तविकता में सत्य हो, तथ्यात्मक हो, सत्यात्मक हो, शोधात्मक हो, तब वो है प्रस्तावना अच्छी मानी जाती है, उसका प्रस्ताविक बहुत अच्छा होता है। अब हम विचार करें उद्देश्य और महत्व की, तो उद्देश्य और महत्व में आपके इस परियोजना को ग्रहण करने का, लेने का क्या उद्देश्य है, इसके पीछे का प्रयोजन क्या है और महत्व क्या है, ये सारी चीजें आपको इस बिंदु में प्रदर्शित करना होती है और लिखना पड़ती है। प्रामाणिक तरीके से, प्रामाणिक पद्धति से, शोधात्मक पद्धति से आपको पारदर्शिता के साथ में सारी बातें हटाग्रह, दुराग्रह, पूर्वाग्रह से दूर होकर के जो यथार्थ स्थिति हो, उस यथार्थ स्थिति को उद्देश्य तथा महत्व के अंतर्गत रखा जाता है, कहा जाता है और बोला भी जाता है। अब इसके और अन्य बिंदु हैं, तो हम देखें कि और अन्य बिंदु, मुख्य बिंदु कौन कौन से हैं। तो और अन्य मुख्य बिंदु की हम के बारे में हम जब चर्चा करते हैं, पूर्व शोध कार्य का सर्वेक्षण। अब इस बिंदु में आपको शोधार्थी को चाहिए कि वो विचार करे, खोजक वृत्ति उसकी है तो वह खोजे, सर्च करे, रिसर्च, पुनः पुनः परीक्षित करे, पुनः पुनः परीक्षण करे, निरीक्षण करे कि पूर्व शोध कार्य मुनि ब्रह्म सागर जी के साहित्य पर कौन कौन से शोध कार्य हो चुके हैं,
जो चाहते हैं कि हम मुनि प्रणम्य सागर जी पर पीएचडी करना चाहते हैं, उनके साहित्य पर पीएचडी, उनके व्यक्तित्व कृतित्व पर पीएचडी, उनके संस्कृत साहित्य, उनके प्राकृत साहित्य, उनके हिंदी साहित्य पर, उनके टीका साहित्य पर हम पीएचडी करना चाहते हैं, तो आप सर्वप्रथम उनके संपूर्ण साहित्य का आलोचन करें और उन्होंने किन किन साहित्य पर कार्य किया, तो ये पूर्व शोध कार्य में आप लिख सकते हैं कि इन पर कोई शोध कार्य हुआ है या नहीं है, यथार्थ स्थिति क्या है। इसके पूर्व आप इस पर लिख सकते हैं कि यद्यपि उन्होंने कार्य किया है, यदि कार्य किया है तो चूंकि इनके साहित्य पर अभी तक वर्तमान में हमें कोई थीसिस, कोई पीएचडी अथवा कोई ऐसे शोध पत्र हमें प्राप्त नहीं होते हैं, अतः ये हम इस पर शोध करना चाहते हैं, ये उसका उद्देश्य बन जाएगा। शोध का सर्वेक्षण इनके साहित्य के ऊपर जिसने पीएचडी की हो, रिसर्च पेपर प्रकाशित हुए हो अथवा शोध पत्रों का वाचन विविध संगोष्ठियों में किया गया हो, तो उनका उल्लेख लेखक, ग्रंथ, ग्रंथकार, प्रकाशक, प्रकाशन वर्ष, संस्करण आदि का आप इसमें उल्लेख इसमें हमें करना पड़ता है इस बिंदु के अंतर्गत। प्रस्तावित कार्य के क्षेत्र में उल्लेखनीय योगदान। अब आप जो पीएचडी कर रहे हैं अथवा अथवा शोध परियोजना तैयार कर रहे हैं, उसके पीछे जिन पर आप पीएचडी कर रहे हैं उनका उल्लेखनीय योगदान क्या है, उनके योगदान का उल्लेख हमें करना होता है कि जैसे कि मुनि प्रणम्य सागर जी संस्कृत, प्राकृत तथा योग विद्या में योग आदि महान प्राच्य विद्याओं के पारंगत दक्ष मनीषी है, और आपने केवल दिगंबर दीक्षा धारण ही नहीं की, आपने अपने जीवन के अनुभवों को अपनी जीवंत भाषा, प्राकृत भाषा, संस्कृत, हिंदी आदि महान भाषाओं के उत्थान में भी आपने अपना योगदान दिया है और अपने अनुभवों को इन भाषाओं में ग्रंथों के माध्यम से प्रकट किया है, जो भारतीय संस्कृति, भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्थान में बहुत ही महान और महनीय कार्य है। अतः ये इनका योगदान अवदान है। ऐसे और भी बिंदु हम बना सकते हैं प्राकृत के क्षेत्र के। योग के आप अर्हम योग के प्रणेता है। आपने आधुनिक जैन योग में एक आधुनिक प्रवृत्ति के रूप में अर्हम अष्टांग योग या अर्हम योग, अर्हम ध्यान योग आदि योग के क्षेत्र में भी आपने अपना लेखनी के माध्यम से, आपने प्रायोगिक विधियों के माध्यम से, शिविर के माध्यम से आपने योग में जागरूकता लाई है। ये आपका उल्लेखनीय योगदान है, अविस्मरणीय योगदान है। मुनि प्रणम्य सागर जी एक ऐसे वर्तमान के मनीषी हैं जो अपने गुरु आचार्य विद्यासागर जी के जो गुरु थे, परम पूज्य आचार्य ज्ञान सागर, जो पंडित भूरामल जी शास्त्री जी के नाम से बनारस में जाने जाते थे, ऐसे महान संस्कृत, प्राकृत आदि भाषाओं के प्रकांड वेत्ता थे। उसी परंपरा के पोषक वर्तमान में अगर देखा जाए तो मुनि श्री प्रणम्य सागर जी उसी पंक्ति के विद्वान हैं, जिनके पास में हम अगर देखें साहित्य के क्षेत्र में तो साहित्य का क्षेत्र भी उनका बहुत ही उत्तम है। हम अगर बात करते हैं दर्शन का तो दर्शन के क्षेत्र में भी उनका बहुत अच्छा योगदान है। हम अगर बात करें शतक परंपरा की तो उन्होंने शतक परंपरा आचार्य विद्यासागर जी की शतकों पर भी कार्य किया है। तो उनके साहित्य से संबंधित सारा अवदान हमें क्या करना है, वह अवदान हमें दिखाना है, लिखना है। ये सारी बातें उल्लेखनीय योगदान के अंतर्गत आ जाएंगी। अब हम बात करें परियोजना की योजना एवं परिसीमाएं। इस बिंदु पर चूंकि हम विस्तार से आगे बात करेंगे, चूंकि ये कक्षा इसी विषय पर आधारित है, इसको हम आगे अभी
बता रहे हैं उसके पूर्व हम बता दें कि प्रस्तावित परियोजना में प्रयुक्त शोध प्रविधि, इनकी परियोजना में शोध कार्य की परियोजना हम कौन सी शोध प्रविधि का प्रयोग करेंगे? साहित्यिक है, समीक्षात्मक है, व्याख्यात्मक है, वर्णनात्मक है, दार्शनिक है। ये साहित्य से संबंधित प्रविधि है। विषय के आधार पर आप लिख सकते हैं कि मैं अपनी प्रस्तावित शोध परियोजना में और उसकी पूर्णता तक मैं साहित्यिक शोध विधि का वर्णनात्मक, विवरणात्मक, व्याख्यात्मक आदि शोध प्रविधियों का प्रयोग करूंगा। प्रस्तावित शोध के भावी परिणाम क्या हो, ये मुख्य बिंदु है। इस बिंदु पर आपको विचार करना होगा, आपको लिखना होगा, आपको बताना होगा और उसको पॉइंट आउट भी करना होगा कि हमारे शोध कार्य को करने के बाद हम सामाजिक क्षेत्र में इसकी क्या फाइंडिंग होगी, क्या इसके परिणाम होंगे, सांस्कृतिक क्या परिणाम होंगे, शैक्षणिक परिणाम क्या होंगे तथा अकादमिक परिणाम क्या होंगे। ये सारी बातें शोध के भावी परिणामों में हम लिखते हैं। तो आप जब पूरा साहित्य का, उनके साहित्य का अध्ययन करेंगे तो उनके साहित्य के अध्ययन के बाद आपको लगेगा कि वास्तविकता में ये जो ग्रंथ है ये भारतीय ज्ञान परंपरा के पोषक ग्रंथ है। तो आप सबसे पहली फाइंडिंग लिख देंगे कि भारतीय ज्ञान परंपरा के उत्थान के लिए मुनि ब्रह्म सागर जी महाराज श्री के साहित्य का अध्ययन और उस पर शोध करना बहुत अनिवार्य है और इससे भारतीय ज्ञान परंपरा को पोषण अवश्य मिलेगा। एक फाइंडिंग हो गई। सांस्कृतिक फाइंडिंग हो, सामाजिक फाइंडिंग में अगर हम लिखते हैं सोशल फाइंडिंग में, तो सोशल फाइंडिंग में हम क्या कहेंगे कि मुनि ब्रह्म सागर जी महाराज श्री का जो साहित्य है ये देश, समाज और राष्ट्र की हितैषी है, लोक हितैषी साहित्य है। क्या लिखेंगे? लोक हितैषी साहित्य है, जिसमें केवल धर्म ही नहीं, केवल अध्यात्म ही नहीं, जीवन जीने की कला, जीवन शैली का चित्रण और उनके व्यक्तिगत अनुभवों का सार इसमें निहित है। उसका संपुट, उनकी साधना का संपुट संपूर्ण साहित्य में आपको देखने में द्रष्टव्य हो जाएगा, मिलेगा। तो ये हम इसमें बात कह देंगे। अब बात करें हम परिशिष्ट की, तो परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची आपको बनाना है, जिसका प्रकरण हम आपको आगे बताएं। तो चलिए अब हम आपको बताते हैं कि इनकी अध्यायों का विभाजन किस प्रकार से होगा। देखिए, हम अध्यायों को विभाजन करते हैं जब, तो उसमें आपको अपने टाइटल को 2-3 बार आप पढ़ना है। मैंने आपके लिए पिछले वीडियो में, पिछली कक्षा में भी यही बात कही है कि आप अपने टाइटल को 2-3 बार ठंडे दिमाग से, इत्मीनान से, शांति पूर्वक आप इसको पढ़ें, देखें, तो आप स्वयं ही उसको अध्यायों में डिवाइड कर पाएंगे और आप टाइटल का महत्व समझ पाएंगे। क्योंकि जो शोध का शीर्षक होता है उसमें ही कहीं ना कहीं निहितार्थ होता है, मुख्यार्थता उसी में छुपी हुई होती है कि इसमें मुख्य विषय हमें किस पर केंद्रित करना है। तो मुनि ब्रह्म सागर जी महाराज श्री के स्तोत्र साहित्य का काव्य शास्त्रीय अनुशीलन अध्ययन। अब देखिए, सबसे पहला को हमने उसको तोड़ा मुनि ब्रह्म सागर, दूसरी अध्याय बनेगा स्तोत्र साहित्य, तो तीसरी अध्याय बनेगा क्या? काव्य शास्त्रीय। तो 3 अध्याय तो आपके उसी में से निकल आए। तो इस प्रकार से हम अध्यायों का विभाजन करेंगे। तो पहला अध्याय हम सरलता की दृष्टि से आपको समझा रहे हैं और आपकी शोध की यात्रा बड़ी ही अच्छे से सानंद संपन्न हो और आप के लिए शोध की उपाधि से विभूषित किया जाए, ऐसी मेरी भावना है। तो सबसे पहले हम देखते हैं
कि इसमें प्रथम अध्याय जब हम बनाएंगे तो मुनि प्रणम्ब सागर जी का परिचय या ग्रंथकार का जीवन वृत्त का विस्तृत विवेचन, जिसमें संबंधित होगा जिनके जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक समाधि तक विभिन्न पक्षों का वर्णन किया जाएगा। यद्यपि जो रचनाकार कृतिकार अगर जीवित है तो हमें उनके वर्तमान का परिचय लिखना होगा, क्योंकि हमने इसमें इस दृष्टि से भी लिखा है कि कई आचार्य ऐसे हैं जो अपना साहित्य सृजन करके समाधि को प्राप्त हो गए हैं। इसलिए मैंने यहाँ इंडिकेशन के लिए ये बात लिख दी। और जो जैसे वर्तमान में मुनि प्रणम्ब सागर जी वे 20वीं 21वीं शताब्दी में वर्तमान में विहरमाण है और अपनी कृतियों से भारतीय संस्कृति के उत्थान में लगे हुए हैं। आत्म उत्थान तो उनका हो ही रहा है, साथ में वो साहित्य जगत में उत्थान की ओर भारत को ले जा रहे हैं साहित्य जगत से। अब हम देखते हैं कि मुनि प्रणम्ब सागर जी के जीवन परिचय की कुछ बिंदु का जन्म है, माता पिता है, शिक्षा है, परिवार है, पारिवारिक स्थितियां हैं, शैक्षणिक स्थितियां हैं, अथवा उनकी साधना की स्थिति है। तो जो जिस प्रकृति का लेखक है, रचनाकार है, कृतिकार है, हमें उस प्रकृति से उनका परिचय देना होता है। तो उनकी प्रकृति के आधार पर, उनके जीवन दर्शन के आधार पर हमें अपने बिंदु तय करना पड़ेंगे। ठीक है ना। यात्राएं हैं उनके, विहार है, जीवंत कृतित्व है और सांस्कृतिक उत्थान है अथवा सांस्कृतिक विरासत है उनके माध्यम से जो संरक्षित की जा रही है, उनका वर्णन हम इसमें दे सकते हैं। और जहाँ जहाँ विहार हुए हैं उन विहार काल में क्या क्या गतिविधियां संपन्न हुई है, वो सारी चीजें हम उनके जीवन वृत्त में दे सकते हैं। अगर शैक्षणिक गतिविधियां हुई हैं, कृतित्व हुआ है, तो हम कृतित्व के अध्याय में उसको लेंगे। दूसरा अध्याय हम अगर देखते हैं तो मुनि प्रणम्ब सागर जी का जो कृतित्व है, उस कृतित्व को हम की कृतियों का परिचय, जिनका परिचय अब देखिएगा, इसमें चयनित कृति के साथ अगर हम किसी उनकी एक कृति पर काम कर रहे हैं, जैसे हम स्तोत्र साहित्य को इसमें लिया है, तो चयनित कृति के साथ कृतिकार की अन्य कृतियों का सामान्य परिचय इस अध्याय में दिया जाएगा। यथा उनका संस्कृत साहित्य, जो कि मुनि प्रणम्ब सागर जी जितने संस्कृत के पारगामी हैं, तो उतने ही प्राकृत भाषा के भी पारगामी। जितने संस्कृत प्राकृत के पारगामी हैं, उतने अंग्रेजी भाषा के भी पारगामी हैं। यह कुशलता, यह दक्षता, भाषा वैचक्षण्य और भाषा विचक्षणता मुनि प्रणम्ब सागर जी के लेखनी पर, उनके जीवन दर्शन पर, उनके उपदेशों पर स्पष्टतया हमें दिखाई देती है। और उनकी विविध विधाएं, जैसे कि अगर प्रणम्ब सागर जी ने नाटक साहित्य पर काम किया, हिंदी साहित्य पर काम किया, हिंदी की विधाओं पर नाटक है, उपन्यास है, जीवन चरित्र है, जीवन वृत्त है, तो जीवन वृत्तांत है, तो इस पर जो काम किया, उपदेश साहित्य है इनका, प्रवचन साहित्य है, तो ये सब चीजें इन विविध बिंदुओं के साथ हम द्वितीय अध्याय का निर्माण करेंगे और द्वितीय अध्याय में ये बिंदु आएंगे जिसमें उनका आद्यंत, उनकी कृतियों का आद्यंत परिचय दिया जाएगा, लिखा जाएगा कि ये कृति, मान के चलो हम उनकी स्तुति पद की वार्ता करें, तो स्तुति पद में जो स्तोत्र साहित्य है उनका, वर्धमान स्तोत्र की बात करें तो जैसे स्तुति पद में उन्होंने अष्टक लिखे, प्रार्थनाएं लिखी, मुनि पूरी आचार्य परंपरा का उन्होंने उल्लेख किया, जो कि आचार्य भगवान महावीर से लेकर के और उनकी जो आचार परंपरा वर्तमान तक आई, उस आचार परंपरा का उन्होंने स्तोत्र के माध्यम से, अष्टकों के माध्यम से बड़ा ही अच्छा उल्लेख किया स्तुति पद नामक कृति में, जिसमें वह एक तरफ भरत की स्तुति करते हैं तो दूसरी तरफ वह आचार परंपरा की भी बात करते हैं, जहाँ
वह आचार्य कुंद कुंद से प्रारंभ करते हैं। आचार्य समंत भद्राष्टकम है, कुंद कुंदाष्टकम है। फिर वही शांति सागर शांत्याष्टकम में आचार्य शांति सागर जी की स्तुति करते हैं स्तोत्रों के माध्यम से, अष्टकों के माध्यम से। तो फिर वही जब शांति सागर जी की बात आती है तो शांति सागर जी की परंपरा में ज्ञानाष्टकम भी लिखते हैं, और ज्ञानाष्टकम के बाद वह विद्याष्टकम भी लिखते हैं। और आचार्य ज्ञान सागर जी की स्तुति करते हैं, आचार्य विद्यासागर जी की स्तुति करते हैं, या संस्कृत में लिखते हैं। तो ये सब उनके स्तोत्र है। वर्धमान स्तोत्र की हम बात करें तो वर्धमान स्तोत्र साहित्य हम देखते हैं कि उन्होंने कितने अच्छे से भगवान वर्धमान स्वामी की स्तुति की है। और जो उनका उनकी जो स्तुतिपत नामक कृति है, उस कृति में अद्भुत लिखा है। भले ही छंद के बंद कम है, लेकिन जो उन्होंने छंदों का प्रयोग किया है, अद्भुत छंदों के प्रयोग किए हैं। ये स्तुतिपत नामक कृति आप देख सकते हैं उनका, ठीक है ना। और काव्य शास्त्रीय परंपरा में वर्धमान स्तोत्र अपने आप में अद्भुत कृति है, अद्भुत। तो मैं केवल एक यहाँ पर नाम बस दे रहा हूँ, ठीक है ना। अब तृतीय अध्याय में हम लिखेंगे, क्योंकि हम हमारा शोध काव्य शास्त्र पर आधारित है। तो काव्य शास्त्र पर आधारित होने के कारण हमें क्या आवश्यक है कि हम काव्य शास्त्र की परंपरा, उसका उद्भव और विकास हम अवश्य उसमें दें, कि काव्य शास्त्र की परंपरा का संपूर्ण परिचय, उसका उद्भव, उसका विकास, विविध आयामों को इसमें सम्मिलित किया जाता है। जैसे कि संस्कृत साहित्य, प्राकृत साहित्य की काव्य शास्त्र की परंपरा का परिचयात्मक व शोधपूर्ण अध्ययन प्रस्तुत किया जाए, जिसमें काव्य शास्त्र की परंपरा का आद्यंत परिचय देना अनिवार्य है। चाहे वह ध्वनि की बात हो, चाहे रस की बात हो, छंद की बात हो, उनकी उत्पत्ति की बात हो, उनके इतिहास की बात हो, तो ये सारी उनकी अथवा गुण की बात हो, और लक्षणाओं की बात हो, विधा, लक्षणा, व्यंजना, शब्द शक्तियों की बात हो, तो ये सारे तत्व यहाँ पर हमें उनके इतिहास के साथ, उनकी प्रारंभिक परिचय के साथ हमें यहाँ पर शोधात्मक पद्धति से, चाहे वह काव्य प्रकाश के अनुसार हो, ध्वन्यालोक के अनुसार हो, साहित्य दर्पण के अनुसार हो, अथवा अन्य जो रुद्रट है, भामा है, दंडी है, उल्लट है, आदि जो काव्य शास्त्रीय आचार हुए हैं संस्कृत के, अथवा प्राकृत की आचार हुए हैं, उन सब की परंपरा का उल्लेख हमें इसमें देना अनिवार्य, शोधात्मक पद्धति से, रेफरेंस के साथ, प्रमाण के साथ। जितने प्रमाण आप इसमें देंगे उतना अच्छा होगा। चौथे अध्याय की हम बात करें तो चतुर्थ अध्याय में हम अगर देखते हैं तो जिन कृतियों का उल्लेख हमने किया, अब इसमें मुख्य रूप से स्तोत्र साहित्य, स्तोत्र है, काव्य की परंपरा हो गई। फिर अब बात करना है स्तोत्र साहित्य की, तो हमें जैसे चूंकि मुनि ब्रह्म सागर जी जैन आचार्य है, तो हमें वैदिक स्तोत्रों की चर्चा भी साथ में करना है। साथ में श्रवण परंपरा में स्तोत्र साहित्य का प्रारंभ कब से हुआ, तो प्रारंभिक स्तोत्रों का भी उल्लेख करते हुए, विविध आचार्यों के स्तोत्रों का भी उल्लेख करते हुए हमारे लिए जैन स्तोत्र साहित्य की परंपरा का भी अध्ययन इसमें प्रस्तुत करना हो। जो परिचय हमने मुनि ब्रह्म सागर जी के स्तोत्र साहित्य का दिया, उसमें वैशिष्टता के साथ में, विशेषताओं के साथ में हमें चतुर्थ अध्याय में उनके स्तोत्र में विराजमान, उनके काव्य शास्त्र में, उनके काव्य ग्रंथों में विराजमान, काव्य ग्रंथों में निहित काव्य के तत्वों का अन्वेषण करना होगा, जिसके बिंदु वर्ण विषय के आधार पर निर्मित किए जा सकते हैं। जो हम आगे के स्लाइड में हम आपको दिखा रहे हैं कि आखिर कौन कौन से बिंदु हो सकते हैं जो कि काव्य शास्त्रीय आधार को बता सकते हैं, और जिस पर हम काव्य शास्त्रीय चिंतन, काव्य शास्त्रीय शोध हम समाज के सामने प्रस्तुत कर सकें। यहाँ पर हम देखें तो चतुर्थ अध्याय जो है
ये उनके काव्य शास्त्रीय तत्वों पर ही निहित होगा। तो काव्य शास्त्रीय तत्वों में हम देखते हैं तो हम इसके भेद दो करते हैं, एक कला पक्ष और दूसरा भाव पक्ष। यहाँ मैं आपको संक्षेप में समझा रहा हूँ, केवल एक रोड मैप देने के लिए, जिससे कि आपकी शोध की यात्रा सफल हो, आपका शोध बड़ी सहजता के साथ, सरलता के साथ में हो सके, बिना बाधाओं के आप शोध कार्य को अच्छे से कर सके। तो इसलिए मैं आपके लिए ये सारी बातें बता रहा हूँ। तो इसमें देखिए कला पक्ष, कला पक्ष में रस, छंद, अलंकार, गुण, रीति, ध्वनि, काव्य सौंदर्य, प्रकृति चित्रण आदि आपको इसमें लिखना हो। भाव पक्ष में भाषा, शैली, चिंतन की ऊंचाइयां, लोक कल्याण की भावनाएं, ये सारी बिंदुओं पर, इन समस्त बिंदुओं पर आपको विचार करना है। अब जब आप रस का वर्णन कहीं कर रहे होंगे क्रम से, उनके स्तोत्र साहित्य में रस का आप अगर चिंतन करते हैं, लेखन कार्य करते हैं, तो आपको रस की निष्पत्ति, रस के भेद, रस के गुण, दोष आदि, रस दोष आदि का सबका वर्णन आपको लिखना होगा। उसके उपरांत जो आपको रस की जो परिभाषाएं हैं अन्य ग्रंथों में, साहित्य दर्पण में, नाट्य शास्त्र में, कि जहाँ पर स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव और संचारी भाव के संयोग से जो रस की निष्पत्ति होती है उसे हम रस कहते हैं। जो भाव उत्पन्न होते हैं उसे हम रस कहते हैं। तो रस रसाभास है, भावोदय है, भाव शांति है, भाव सबलता है, ये सारी चीजें, इन सब बिंदुओं पर भी आपको विचार करना होगा। ये कला पक्ष के अंतर्गत आए। तो रस कहाँ कहाँ का रस है, इसमें मुनि ब्रह्म सागर जी श्रृंगार रस का प्रयोग कर रहे हैं, कि शांत रस का प्रयोग कर रहे हैं, कि करुण रस का प्रयोग कर रहे हैं। तो इन सब रसों का जिस जिस स्तोत्र में, जैसे कि हमने शांत रस रखा, तो वर्तमान स्तोत्र में शांत रस कहाँ प्रकट हो रहा है? विद्याष्टकम, बोधाष्टकम अथवा ज्ञानाष्टकम में, अथवा स्तुति पथ नामक कृति में, कौन से स्तोत्र में, कौन से अष्टक में, अष्टक के कौन से पद में रस, कौन सा रस प्रयुक्त किया है मुनि ब्रह्म सागर जी ने, यह बात आपको निकालना, सार निकालना, और आपको रेफरेंस देना, कौन से स्तोत्र में है, कौन सी स्तुति में है, ये सारे बिंदुओं पर आपको विचार करना है। छंद, कौन से छंदों का प्रयोग किया है? मंदाक्रांता छंद है, मालवी छंद है, वसंत तिलका छंद है। तो इनकी परिभाषाएं भी आपको देना होंगी। फिर उसके उपरांत आपको एक एक स्तोत्र में, जितने स्तोत्र हैं, वर्तमान स्तोत्र में कितने पद्यों में कौन कौन से छंदों का प्रयोग किया गया है, कौन कौन से रस का, अथवा अलंकार का, अलंकार की, हम अगर छंद के बाद अलंकार की बात करें तो आपको इन सब बिंदुओं का प्रारंभिक इतिहास आपको देना है, प्रारंभिक तौर पर। और उसके उपरांत आपको उनके स्तोत्र साहित्य में इनकी विद्यमानता, कहाँ कहाँ ये विद्यमान है, वो विद्यमान स्थानों का आपको शोध करना है। कितने छंदों में मंदाक्रांता छंद है, कितने छंदों में वसंत तिलका है, कितने छंदों में शार्दूल विक्रीडित है, कितने छंद में आर्या छंद, इनके पूरे स्तोत्र साहित्य में कितने आर्या छंदों का प्रयोग किया गया है, और किस स्तोत्र में कौन सा छंद है, ये भी आप उनके वर्ण विषय के आधार पर आप कर सकते हैं, कि इनको उपजाति छंद अच्छा लग रहा है, या इनका प्रमुख छंद, प्रमुख रस कौन सा है, प्रमुख अलंकार की उपमाएं कौन कौन सी उपमाएं थी। उपमा कालिदास कहते हैं ना, जो संस्कृत साहित्य में, जैसे कालिदास की उपमाएं महान है, ऐसे ही मुनि ब्रह्म सागर जी ने भी अनेक उपमाएं, जिनेन्द्र प्रभु की अनेक उपमाएं उनके गुण धर्म के आधार पर जो बतलाया है, समझाया है। रीति, गुण, प्रसाद गुण है कि माधुर्य गुण है कि ओज गुण है, इन सब का आपको वर्णन है।
रीति ध्वनि वैदर्भी रीति है, गौड़ी रीति है कि पांचाली रीति है, ध्वनि कौन सी है, काव्य सौंदर्यता का वर्णन कहाँ अच्छे से किया जा रहा है, प्रकृति का चित्रण, प्राकृतिक दृश्यों का वर्णन कहाँ कहाँ किया गया है, नदी है, पर्वत है, समुद्र है, सूर्योदय है, चंद्रोदय है और पूर्णिमा है, अमावस्या है, प्राकृतिक वर्णन कहाँ किया गया, नदी, तालाब, तड़ाक, सरोवर, चातक पक्षी अथवा प्राकृतिक चित्रण में और भी कहाँ मानवीयकरण, प्रकृति का मानवीकरण किया गया है। ये सब प्रकृति चित्रण के अंतर्गत आपका वर्णन आपको लिखना पड़ेगा। मैं केवल यहाँ पर आपको एक सामान्य दृष्टि से समझा रहा हूँ और शोधात्मक दृष्टि से समझा रहा हूँ कि ये बिंदु हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त भी आप अपने विषय के आधार पर, शोध के शीर्षक के आधार पर और जो विषय आपका है और जो रचनाकार हैं, कृतिकार हैं, उनके व्यक्तित्व, उनके कृतित्व का अध्ययन, अन्वेषण, अनुशीलन, अनुपेक्षण, पर्यवेक्षण करने के उपरांत आप इसमें और भी बिंदु जोड़ सकते हैं। आप अपने निर्देशक के अनुसार भी आप इन बिंदुओं में कुछ संशोधन कर सकते हैं। ये तो मैंने केवल आपको रोड मैप दिया है। भाव पक्ष, भाषा क्या है, सरल है, जटिल है, क्लिष्ट है, किस प्रकार की भाषा शैली का प्रयोग करते हैं, इनकी शैली क्या है, सहज है अथवा वर्णनात्मक शैली है कि व्याख्यात्मक शैली है कि या कहना चाहिए जटिल शैली है या बोधगम्य शैली है, सहज है, चिंतन की ऊंचाइयां क्या है इनकी, इनके चिंतन को हम बता सकते हैं इनके प्रवचन साहित्य में, इनके और जो साहित्य है उस साहित्य में हम देख सकते हैं कि इनकी चिंतन की ऊंचाइयां लोक कल्याण की भावनाएं हैं कि नहीं है, अथवा लोकोक्तियों का प्रयोग, कौन कौन सी लोकोक्तियों का प्रयोग किया गया है, कहाँ कहाँ किस स्तोत्र काव्य में कहाँ लोकोक्तियां दी गई हैं, जीवनोपयोगी जीवन मूल्यों का और भी बिंदु आप इसमें बना सकते हैं। अब बात आती है पंचम अध्याय की उपसंहार, क्योंकि मैंने इसमें कृतियों का नाम नहीं दिया है ज्यादा, ये कृतियां आपको खोजना है स्वयं। तो उपसंहार में जो हमने अध्याय पूर्व के 4 अध्याय बनाए हैं, उन अध्यायों में वर्णित जो विषय है, वर्णित विषय की जो वर्णित विषय वस्तु है ना, तो ये चूक गया है, वर्णित विषय वस्तु की समीक्षा इसमें हमें देना, वर्णित विषय वस्तु की आप समीक्षा इसमें दे सकते हैं। तो वर्णित विषय वस्तु में हम अगर देखते हैं कि वर्णित विषय वस्तु क्या है, वर्णित विषय वस्तु में आपकी विशेषताएं हैं, निष्कर्ष है, विशेषताएं हैं, उनका उल्लेख शोध पर प्रस्तुत किया जाता है। ऐसा नहीं होता कि तुम कैसा भी अध्ययन प्रस्तुत कर दो, नहीं, शोध परक अध्ययन आपको प्रस्तुत करना होगा विद रेफरेंस, प्रमाण के साथ, क्योंकि शोध स्वयं प्रमाण है। परिशिष्ट में संदर्भ ग्रंथ सूची है, विशिष्ट पारिभाषिक शब्दावलियों का कौन सा प्रयोग किया, विशिष्टावलियां कौन सी है। संदर्भ ग्रंथ में 2 पद्धतियों का प्रयोग करते हैं, 2 पद्धतियों में, एक ग्रंथकार क्रम से और एक ग्रंथ क्रम से। अब इसमें ग्रंथकार का नाम, ग्रंथ का नाम, संपादक का नाम, टीकाकार का नाम, अनुवादक, प्रतिकार का नाम, प्रकाशक का नाम, वर्ष, संस्करण आदि का संपूर्ण विवरण हम इसमें देते हैं कि इसका संपूर्ण विवरण क्या है। अब जिसका निर्माण आकार आदि क्रम से, जिसको हम अल्फाबेटिकल कहते हैं, APA रोड, उसको भी हम स्वीकार करते हैं कि APA क्या है। तो APA के अकॉर्डिंग भी आप इसको बना सकते हैं, ठीक है ना। इसमें संदर्भ ग्रंथ सूची में मुख्य ध्यान रखना होता है कि आचार्य, डॉक्टर, पंडित आदि का आदि जो पद है वो कोष्टक में आना चाहिए। जैसे कि इसमें हमने आचार्य अमित गति,
इनका ग्रंथ सुभाषित रत्न संग्रह, संपादक एवं अनुवादक पंडित गुलाब चंद सिद्धांत शास्त्री। जीवराज जैन ग्रंथमाला सोलापुर से प्रकाशित है, वर्ष 2006 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। इसी प्रकार से अकारादि ग्रंथ से अब आके बाद में हमें अन्य ग्रंथ का प्रयोग नहीं किया, हमने आचार्य उमा स्वामी की तत्वार सूत्र का प्रयोग किया। तो हमने आचार्य उमा स्वामी लिखा, उनकी टीका मुनि प्रशांत सागर जी ने की, और भी अन्य टीकाकार हो सकते हैं, अनुवादक हो सकते हैं, तत्वार सूत्र बहुत सारा कार्य हुआ है। सर्वोदय साहित्य प्रकाशन गुना से प्रकाशित है, 2013 की कृति है। ऐसी आचार्य कुंद कुंद, वीर सेन, ये क्रमशः आपके लिए क्या करना है, इस प्रकार से आपके लिए ये ध्यान रखना है कि आप शोध ग्रंथ सूची, संदर्भ ग्रंथ सूची किस प्रकार तैयार करेंगे। हमने आज के विषय में ये सारी जानी कि चूंकि हमारा शोध का विषय काव्य शास्त्री है, यहाँ रचनाकार कोई भी हो सकता है, कृतिकार, चूंकि हमने आधार बनाया है मुनि ब्रह्म सागर जी के शोध साहित्य का काव्य शास्त्रीय अध्ययन हम किस प्रकार से प्रस्तुत करेंगे। तो इसका हमने आपके लिए पूरा का पूरा तरीका बिंदुवार बताया है। मैं आशा करता हूँ कि ये कक्षा और ये वीडियो आपके लिए उपयोगी साबित होगा, और आप अगर इस रोड मैप पर चलते हैं तो निश्चित है आपका शोध कार्य बड़ा ही सरल पद्धति से संपन्न हो जाएगा, और आपके लिए शोध की से संबंधित दिशा भी आपको प्राप्त होगी। तो यहाँ अपनी वाणी को विराम देता हूँ, और मुनि ब्रह्म सागर जी को भी मैं प्रणाम करता हूँ। आपका साहित्य बहुत ही उत्तम है, और आप जो ये कार्य कर रहे हैं, आप वास्तविकता में भारतीय संस्कृति के उत्थान में आप जो अवदान कर रहे हैं वह अविस्मरणीय है, अविस्मरणीय रहेगा। ऐसी मैं मनोभावना से अपनी वाणी को नाम देता हूँ, और मैं डॉक्टर आशीष कुमार जैन, शिक्षाचार्य, एकलव्य विश्वविद्यालय दमोह, मध्य प्रदेश। अगर आपको ये वीडियो एक कक्षा अच्छी लगी हो तो आप इसकी लिंक पर जाकर के इसको अधिक से अधिक शेयर करें, और मुनि ब्रह्म सागर जी के साहित्य का प्रचार प्रसार आप लोग अवश्य करें। नमस्कार।